कोरोना का मामला है, कोरोना चाहे जितनी मर्जी तबाही मचाए, लेकिन ताजिरों को हफ्ते में 2 रोज़ भी कारोबार बंद करना कबूल नहीं है। ये एक तासुर उभर रहा है कि चाहते नहीं हैं ताजिर के कारोबार बंद करें, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है, क्या हुकूमतें बेहतर तरीके से उनसे राबते में है, क्या उनसे बातचीत की जा रही है? वक्त के हवाले से सिंध हुकूमत ने बेहतर फैसले किए थे और पहले तो उसको खुशाइन करार दिया गया था, लेकिन अब जो 2 रोज़ बंद करने की बात है उस पर कुछ इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात दोनों साइड्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह हो सकता है, उसमें हर एक के पास कोई ना कोई इसकी दलील होगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी हमारे पास ना तो उतनी, हम 65 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस उम्र से ऊपर हैं और पाकिस्तान की एक तो बड़ी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। सो इतनी वैक्सीन नहीं है कि जिसके साथ हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। सो इस वक्त लॉकडाउन तो वो ममालिक भी कर रहे हैं जहाँ पर के वैक्सीन अवेलेबल है और वहाँ पे लगाई भी जा रही है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने जो बात की है, उन्होंने कल वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजी धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। उससे कबल उन्होंने ऐलान किया था कि वो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे, लेकिन कारोबार जो है वो बंद नहीं करेंगे। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स हैं कि यही वक्त होता है, 10-12 रोज़ पहले वाले होते हैं कि जिसके अंदर कमाई का वक्त होता है, और फिर ईद से पहले वाले 10-15 रोज़ होते हैं वो कमाई का वक्त होता है। लेकिन कमाई ज़िंदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी तो एंगल पहले रखना चाहिए। बिल्कुल, और सोच का कितना फ़र्क है। अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ पर जब उनके ईस्टर आते हैं या उनके क्रिसमस आते हैं तो कमाई के दिन नहीं होते, वो लोगों को देने का टाइम होता है। वो और वो अच्छी कीमत की प्रोडक्ट जिसकी कीमत एक दिन पहले 1000 रुपया होती है, उसी दिन वो उसकी जो है सेल पे जाके 300 रुपये तक भी वो आपको मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे कमाई के दिन होते हैं। कराची चैम्बर्स की बात की जाए तो हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार की बंद करने की मुखालफत करते हुए फैसले पर नज़रसानी की अपील की गई है। कराची चैम्बर के जो सदर हैं शारिक बोहरा, उन्होंने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात, चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची को खतूत भी इरसाल किए हैं। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत हफ्ते में 2 दिन तमाम तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रखने के फैसले पर नज़रसानी करी है। फैसला मौशी कत्ल करने के मुतरादिफ है। मैं तो ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी 2 दिन के हर जगह कारोबार बंद हो रहे हैं, तो सिंध में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी वो इतने ज़्यादा क्यों हैं? इसी हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध। जावेद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इख्तलाफात हैं? हुकूमत जो है सिंध की वो बात आपकी नहीं सुन रही है। लाएमल तो आपने बता दिया कि अब वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है धरना दिया जाएगा। देखिए जी, आपने जो बात कही वो बहुत मुनासिब और सही बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अलमिया यह है कि हुकूमत हमें कभी भी एतमाद में नहीं लेती। ठीक है, अभी आप जो जिक्र जो कर रहे थे कि इस्लामाबाद और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ कोरोना का जो रेशो है वो इस वक्त तकरीबन 20% है, और हम आ जाते हैं सिंध के ऊपर कराची और बिग सिटी हैदराबाद सक्कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, हमारे पास 2.5% से ऊपर रेशो नहीं है, लेकिन पॉलिसियां 20% वाली बनाई जाती हैं। मुझे आप ये बताएं कि हम कारोबारी लोग कहाँ जाएं, किस तरीके से अपना कारोबार शुरू करें जब सीजन का वक्त आता है। पिछला लॉकडाउन भी रमजान मुबारक में हमारे साथ इस कदर मतलब हमें माशी हमारा कत्ल किया गया, लेकिन हमने हुकूमत के साथ ताउन किया। हमने कोई भी ऐसी कोई वायलेशन नहीं की जिससे हुकूमत और ताजिरों के दरमियान कोई एक ऐसा खलीज पैदा हो जाए। लेकिन जब हालात बेहतर हैं क्यों ना वो हमें रिलीफ दें। वो करते क्या है कि NCOC की जो मीटिंग होती है उनकी डायरेक्शन कुछ और होती है और सिंध हुकूमत की डायरेक्शन कुछ और होती है। अब मुझे बात बताएं, पहले ये बात कही गई थी कि जहां 10% से ज्यादा रेशो जो होगा कोरोना का वहां ये जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो मेरे भाई अब ये 10%, ये 2.5% के अंदर जो है बड़ा वाज़ेह फर्क है। बराए मेहरबानी, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मुलाजमीन हैं, खुदारा उन पर रहम कीजिए। रियासत का काम एक माँ जैसा होता है, न किसी कसाई जैसा। हमारे ऊपर जुल्म ना करें। ये जो कुछ मेयर्स हैं ये प्रीएम्प्टिव भी कहलाते हैं। यानी लॉकडाउन का फायदा उस वबा के फैलने के बाद उतना नहीं होता जितना उसको फैलने से रोकने में होता है, कंटेन करने में, कि उसमें गैप दिया जाए। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो क्या कोई ऐसा लाया अमल हो सकता है कि जिसके साथ आपके मफादात जो है उनको भी ना इतनी ठेस पहुँचे, लेकिन जो इस वक्त आवाम की जिंदगियाँ और उनकी जो बचाने का मुहिम है हुकूमत की, बेड़ा है, सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, उसमें ताउन भी किया जाए? देखिए फरह, आपने जो बात कही मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूं इस बात से, आपने जो कहा है, लेकिन आप ये देखें
कि कोरोना के सिर्फ कारोबार मराकज़ से फैल रहा है। आप नादरा ऑफिस के बाहर जाकर देखें, सैकड़ों की तादाद पे एक दूसरे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। वहां कोरोना नहीं फैलता। जब भी कोई बात आती है वो कारोबारी इलाके पे उधर आकर वो क्रैकडाउन करते हैं कि जी आप ये बात की जाए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि जितने फाइन हो रहे हैं या दुकानें हमारी सील हो रही है, हमारे मॉल सील हो रहे हैं, क्या हमने कितना बड़ा गुनाह कर लिया? क्या हम अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए आते हैं लेकिन हमें बेइज्जती की जाती है, हमें जेलों में भेजा जाता है? हम इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोगों में से हैं। मुझे अफसोस है जहां एसओपी पे अमल कराना चाहिए वहां हुकूमत तवज्जो ही नहीं देती। आप क्यों नहीं आप एसओपी पे मास्क के ऊपर, हम ताजिर लोग अवेयरनेस शुरू करना चाहते हैं कि तमाम जो कस्टमर और हमारी ताजिर बरादरी वो एसओपी को फॉलो करें। बगैर मास्क के बिल्कुल कोई भी हो उसे कोई भी सामान देने या उसके ऊपर शॉप पे चढ़ने की उसको इजाजत ना हो। लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं और माशी हमारा कत्ल किया जा रहा है, कोई हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। तो ये चीजें बहुत गलत है। इससे मुल्क की खिदमत नहीं होगी, मुल्क की खैरख्वाही इस तरीके से नहीं होती। हमने इस मुल्क की खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा भी की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह। जावेद कुरैशी साहब, गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की बात कर लेते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर कारोबार ज़्यादा हो रहा होगा तो टैक्स कलेक्शन तो ज़्यादा होगी, हुकूमत को तो फ़ायदा होगा इससे। हुकूमत को तो बंद करने से कारोबार कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं 2 दिन बंद कि आगे हमें 7 दिन बंद ना करना पड़ जाए, खुदा न खास्ता। तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो भी क्या दुरुस्त नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ कतई दुरुस्त नहीं है। जो प्रोडक्शन जो होती है वो ऑलरेडी टैक्स तो उसके ऊपर ले चुकी है। जहां प्रोडक्शन हो रही है वहां उन्हें फैक्ट्रियों को अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूं, उन्हें बंद नहीं कर रही, टैक्स तो उन्हें मिल रहा है। लेकिन जो रिटेलर जो काम कर रहा है, एक ठेले वाला काम जो कर रहा है, अब मुझे बात बताएं, शादी हाल 4 दिन के नोटिस के ऊपर हमें जो है बंद करने के लिए कह दिया गया। अब बुकिंग आपको पता है कि 1-1 महीने की थी, आप उस एसओपी पे अमल कर रहा है। इंडोर की इजाजत ना दे, ओपन डोर की इजाजत, आउटडोर की इजाजत आप दे, उधर भी कोई तवज्जो, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, हमें एतमाद भी नहीं लिया जाता। आप बैठकर एक पॉलिसी मुरतब करते हैं और दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके ऊपर क्या होता है कि रोड के ऊपर इंतजामिया और दुकानदार आपस में झगड़ा करते हैं। इससे मुझे बताएं कि क्या तासुर जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइएगा कि अब आप क्या सोच रखते हैं, यानी इसी तरह से अगर आपकी बात नहीं मानी जाती और हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत सिंध हुकूमत इन्फोर्स करती है कि 2 दिन के लिए कारोबार बंद रखे जाएं, तो क्या आप एहतजाज करेंगे, अपने मुतालबात जो है उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और हुकूमत को अपने जो भी खतूत लिखे उन्हें कहा खुदारा इस पर नजरसानी की जाए, लेकिन इसके बाद भी हुकूमत बात नहीं आती तो हम मजबूरन क्या करेंगे? हम जो है भूखे तो नहीं मर सकते, मजबूरन हम सीएम हाउस के ऊपर धरना देंगे। ठीक है, धरना दिया जाएगा। जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत करें और हमारे जो मुतालबात हैं उनको मान लिए जाएं। जो भी फैसला हो वो वैसे तो ज़िंदगी को सामने रख के और सेहत को सामने रख कर ही होना चाहिए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे यकीनी तौर पर इस पर रब्ता भी करना चाहिए और उनके मुतालबात सुनने लाजमी चाहिए गवर्नमेंट को। हमजा, जिन ममालिक में लॉकडाउन किया जा रहा है ना, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है आप घर बैठे, ये इतने पैसे जो हैं ये हुकूमत की तरफ से हर एक शहरी के अकाउंट में जो है वो आ जाएंगे, ताकि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको मैनेज कर सके। हालांकि वहाँ पे भी लोग चीख रहे हैं, जहाँ पे कनाडा में 2000 कैनेडियन डॉलर्स तक दिए जा रहे हैं पर बंदा, एक घर में एक बंदे को, वो लोग भी इससे शिकायत करते हैं, मगर यहाँ पर तो वो सिस्टम भी नहीं है, तो लोगों के जो शिकवे हैं वो भी कुछ इतने गलत। अच्छा, कराची में एक चीज़ अच्छी भी हुई ना, वो ये हुई कि शहरियों के लिए पहली इलेक्ट्रिक बस चलाई गई, और बस पर सहूलतें हैं, हमने ये भी सुना, और उसका जो किराया है उस हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ये जानना तो फरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बताना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली इलेक्ट्रिक बस है तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे चलती है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, तो हम आपको ये बताएंगे। हाँ, फयाज वहाँ पर मौजूद हैं। जी फयाज, इलेक्ट्रिक बस कैसे चलती है, इसका कितना किराया है, कहां से कहां तक चलती है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टावर पर मौजूद हूँ और कराची वालों का जो इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। कराची में पहली बार जो है इलेक्ट्रिकल बस सर्विस जो है इंट्रोड्यूस कराई गई है। बस सर्विस जो है जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि लोग दूसरा रोज़ है इसमें, और कराची के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हम आपको इस बस को दिखाते हैं। ये बस का मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर जो है इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं। कोई भी मुसाफिर इस बस में चढ़ता है तो फौरी तौर पर उसको यहाँ पर रोका जाता है, टिकट दी जाती है, जिसके बाद अगर किसी मुसाफिर ने मास्क नहीं पहना
होता है तो उसको मास्क भी दिया जाता है। तो यहाँ पर बस में जो है अमूमन कराची वाले जो है उनको काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी सबसे ज़्यादा थी कि ख़वातीन के लिए जो है नशिस्तें नहीं होती थी। इसमें ख़वातीन के लिए नशिस्तें बनाई गई हैं, जो माजूर अफराद हैं, स्पेशल लोग हैं, उनके लिए भी एक जो है पूरा एक सीटें बनाई गई हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल जो है यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। ये अभी हम एक लाए ट्रायल रूट पे एक ही बस है और ट्रायल रूट हमारा है सोराबकोट से टावर एंड देन बैक। हमारे बीच में 10 स्टॉप्स है डिफरेंट एट आयशा मंजिल, वाटर पम्प, करीमाबाद, तीन हत्ती, गुरु मंदिर। तो अगर कोई बैंडा चाहे तो ये सुबह 7 बजे निकलती है सोराबकोट से एंड देन ये रात के 10 बजे तक पूरे अपने रूट पे चलती है, विच इज़ सोराबकोट टावर एंड देन बैक। ठीक है, देखिए इस बस में हम देख रहे हैं कि सफाई का खास ख्याल रखा गया है। 2 इसके सबसे बड़े पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक सोराबकोट और दूसरा टावर, जहां से लोग इस बस में सफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टिकट दिए जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अमार पीछे का बनाया गया है पोर्शन जिसमें जेंट्स सफ़र कर सकते हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि समाजी फासलों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो 37 अफराद को इस बस में सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि एक अच्छी बस सर्विस आए। उनका एक ही मुतालबा है कि इस बस सर्विस को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाए, दीगर इलाकों की तरफ भी इसके रूट्स बनाए जाएँ ताकि वो इस गर्मी के मौसम में जो है ठंडे ठंडे अपने घरों की तरफ भी जाएँ। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उनका यही कहना है कि वो शुक्रिया अदा करते हैं कि सिंध हुकूमत को बिला आखिर बहुत अरसे के बाद उनकी एक याद आई। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फयाज़, आपने हमें बताया इस बस के हवाले से और लोगों के लिए काफ़ी आसानी हुई। आपने जैसे बताया लोग इस पे सफ़र करेंगे तो यकीनन खुश भी होंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, आज हम बड़ी खुशी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान समेत वर्ल्ड कॉन्शियस डे या आलमी यौम ज़मीर मनाया जा रहा है। कितने लोगों का ज़मीर वैसे आप कहते हैं कि ज़मीर जिंदा है, जागता है, वो तड़पते? हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे, अपने ख्याल में सबका जागता है कि हमें लगता है कि हमें जितनी फिक्र है लोगों की या हमारा ज़मीर जितना जो है ना, हम जितने बाज़मीर हैं उतना तो कोई नहीं है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। एक मोटी हम बात कर रहे थे ना उस दिन भी कि आप खुद को तकलीफ हो तो आप जिंदा हैं और अगर दूसरों की तकलीफ महसूस हो तो इसका मतलब आपका ज़मीर भी जिंदा है। उस दिन हम कह रहे थे रूह जिंदा है आपके अंदर मौजूद इंसान, लेकिन ज़मीर जिंदा है। तो कितने लोगों का ज़मीर जो है वो इस तरह से जिंदा है, वो दूसरों की तकलीफ पे भी तड़पते हैं, वो समझते हैं सारे इंसानों के बराबर के हक हैं, उसको भी जीने का हक है, उसका मजहब, उसका अकीदा, उसकी रंग, उसका नस्ल, उसका सूबा, उसकी ज़बान, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ज़ारी ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें जो है मैसर होनी चाहिए जो आप समझते हैं आपको मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का मकसद भी ऐसा ही है कि लोगों में आगाही पैदा की जाए कि माशरे में सब लोग बराबर के हुकूक रखते हैं, रंग हो, नस्ल हो, ज़ात पात हो। जिस तरह से फ़रा कह रही थी, उससे तफरीक से बालातर होकर तमाम लोग किसी भी माशरे की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और आप उनको वो किरदार अदा करने भी दें। हाँ, और अगर आप कोई गलत चीज़ देखें तो आपका ज़मीर जो है वो तड़पता है इस बात पे कि ये क्यों ज्यादती हो रही है किसी के साथ। क्या आप किसी के साथ होने वाली ज्यादती के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं, बुरे को बुरा कहने की हिम्मत जो है वो रखते हैं? ये वो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने सेहतमंद ज़मीर हैं हमारे और कितने जागते ज़मीर हैं हमारे ज़मीर तो वो है ना कि वो ज़मीर की आवाज़ पे सेनेट में जब वोट देने का वक्त आता है तो वो कुछ और ही सूरत हाल हो जाती है। वो ज़मीर की बिल्कुल ऐसी और अगर ओपन हैंडेड पूछा जाए तो वहाँ पे ज़मीर साहब बिल्कुल खामोश जो है, ज़मीर निकल जाता है, सेनेट से बाहर निकल जाता है ना, वो इस्लामाबाद से बाहर निकल जाता है उधर से। और इस सारी सूरत हाल पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दिन को मनाने का मकसद है। रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। रमेश कुमार साहब, गुड मॉर्निंग सर। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की हम बात कर लेते हैं, मुसावात की बात कर लेते हैं, बराबरी की बात हम कर लेते हैं, या फिर हम अक़लियतों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। उनको हमने वो हुकूक दिए और उनको वो मौक़े फ़राहम किए जाते हैं हमारी जानिब से, या उस वक्त हमारा ज़मीर जो है वो इधर उधर हो जाता है? शुक्रिया, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे अक़लियत और अक्सरियत की तो बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इंसानियत की। वर्ल्ड कॉन्शियस डे जो है वो सबके ऊपर लाजम है, मगर दुनिया के जिन ममालिक में ज़मीर ज़िंदा रहा, इंसानियत ज़िंदा रही, वो मुल्क बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें सिर्फ़ अपने आप के गिरेबान में यही देखना चाहिए कि हम इतने पीछे क्यों जा रहे हैं। हमारी आज़ादी को 74 ईयर्स गुज़र चुके हैं, हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क इतना आगे क्यों बढ़ चुके हैं। आज और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसके लिए रोल मॉडल पाकिस्तान को बनना था कि पाकिस्तान मदीना रियासत के बाद एक ऐसा मुल्क होगा जहां पे लोगों को एक रोल मॉडल की तरह पेश किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो सका। उसके लिए हमें अपने ज़मीर के अंदर देखना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास एथिक्स की कमी है, दूसरा ये कि हमारे पास मज़हब की सही टीचिंग नहीं है। जो बंदा
जहाँ पे भी एशिया का मसला ये है, इंडिया में भी आप ज़्यादातर देखें, अगर हिंदुज़म जिस तरीके से बीजेपी जा रही है, बहुत एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही है, जबकि हिंदुज़म ये नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है। सेम उसी तरीके से इस्लाम मोहब्बत, प्यार और आखिरी पैगंबर की जो लाइफ है, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल था दुनिया के लिए। उसको रहमतुल आलमीन, रब ने जो कहा था कि ये रहमतुल आलमीन है और पूरी दुनिया के लिए उसने मैसेज दिया था। ठीक है, तो ये हमें रमेश कुमार साहब, आपसे बातचीत करने का एक मतलब ये भी है सर कि आप जैसे लोग जो मेंबर कौमी असेंबली हैं, जो कि अवान का हिस्सा है, जहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, वहाँ पर क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज अभी तक बनाई जा सकी जो कि रिफ्लेक्ट करें किसी भी मजहब के बेहतरीन जो असूल हैं, या इंसानी बराबरी के, हमदर्दी के, मसावात के, बराबरी के, जो आईने पाकिस्तान के भी तहत हैं। तो इस तरह की चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी मेकिंग के वक्त ज़मीर क्यों खामोश होते हैं? वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं बुलंद होती, ज़मीर की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? देखिए, पाकिस्तान के आइन के अंदर हर जगह पे कोई भी ऐसा कानून जो इंसानियत के नाते, दूसरे मज़ाहिब के नाते अगर बनता है, तो वहाँ पे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अंदर बैठे हुए लोग ही जो है उसके लिए रुकावट बनते हैं। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि किबला अयाज जैसे बंदे आए जो सही तरीके से इस्लाम को समझते थे और उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें की, मगर उसको टाइम जो मिला, उस टाइम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। उन सब इश्यूज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मैं आज भी समझता हूँ कि मैं खुद 20 साल से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ और ऐसी पॉजिटिव लेजिस्लेशन आज तक वो कराने और उसको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि लोग जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस तंजीम से हैं या नहीं है, मैं बहुत मरतबा मेरे ऐसे बिल भी आए हैं जिन बिल को सिर्फ उलमाए नहीं, जो लोग रिलीजियस पार्टीज के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो नहीं, मगर और जो हमारे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं जो उसको बिल्कुल रुकावट बनती है। तो वक्त आ गया है, हमें सोचना चाहिए। और ऐसे डे के ऊपर जहाँ पे ज़मीर की बात आए, जब ज़मीर की क्या बात आती है, ज़मीर की ये बात आती है तो आप अपने ज़मीर, अपने दिल को, आप अपने दिमाग को हाजिर नाजिर समझ के जो आपका फ़र्ज़ और फरीज़ा बनता है आप उसको अपनाएं। आपका ठीक है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एक लाइन है, आप उसको ज़रूर बात करें, मगर आप अपना मौक़िफ़ अगर कहीं पे गलत हो, जो आपकी रिलीजियस टीचिंग, जो आपकी माँ बाप की टीचिंग, जो आपके उस्ताद की टीचिंग से हटके है, आप उठ के खड़े हो जाएं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। बट इन माय व्यूज कि हमने बचपन से ये सीखा है, हमने कुरान शरीफ में ये सीखा है, हमने भगवद गीता में ये सीखा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी उन चीज़ों को हाईलाइट करूं। वो करेज जो है वो आजकल बहुत कम लोगों में रहा है। मैंने PMLQ में भी मुशर्रफ के साथ भी रहा, नून में भी रहा, अभी जो है वो PTI में हूँ। तो सर ये बेहतर कैसे होगा? ये करेज जो कि खत्म हो गया है, ये आपके ख्याल में वो ज़मीर जो कि अब मुर्दा हो चले हैं, ये कैसे जगाए जा सकते हैं, कैसे जिंदा हो सकते हैं? हम अपने माशरे में बेहतर आला इंसानी जो भी रिवायात हैं उनको फरोग कैसे दे सकते हैं? देखिए, मैंने कल परसों जब हमारी फाइनेंस के हवाले से कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी, तो मैंने अपना एक आर्टिकल 2018 में मैंने लिखा था कि पाकिस्तान को सही समित में अगर लेके जाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं कि इज्जत क्या होती है, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट क्या होती है, उन लोगों को पहले तो पार्लियामेंट से एथिक्स का स्टार्ट हो। जब इखलाकियात का स्टार्ट होगा तो एक दूसरे की अहमियत होगी, फिर अपने व्यूज़ होंगे। जब इखलाकियात का दायरा बढ़ जाएगा तो आपकी जो है वो माहौल भी आपको बेहतर मिलेगा, उम्र का भी लिहाज होगा, और हमारे मुल्क के अंदर जो इश्यूज हैं, इंटरनल डिफरेंसेस, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि आज का टॉपिक, आज सारे टीवी चैनल हैं, मगर 92 ने जो ये लिया है, ये हमारी बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट हमेशा किसी घर को चलाने के लिए भी, अगर घर के अंदर इखलाकियात का असर नहीं होता है, ज़मीर जिंदा नहीं होता है कि मुलाजमों के साथ कैसे चलना है, किस तरीके से अपने किचन में काम करने वाली के साथ चलना है, किस तरीके से ड्राइवर के साथ चलना है। यहाँ तो बच्चे जो है वो ड्राइवर बड़ा होता है तो उसको भी कहते हैं यार तुम कहाँ हो, ये हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हमें पहले अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। जब हम अपने घर की ठीक करने की बात करते हैं तो फिर अपोजिशन उसको और एंगल में लेके चले जाते हैं कि भाई हम ये आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट क्यों दे दी, आज जो हम ये
मैं समझता हूँ हमें अपनी सारी गलतियों का अजाला करने के लिए ठीक है। हमें अपने अंदर पहले झांकना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, आखिरी पैगंबर ने जब मीठे की नसीहत लेने के लिए माँ लेके आई बच्ची को कि इसको मीठे की नसीहत करो, तो उसने कहा कि कल लेके आओ। जब दूसरे दिन लेके गई तो उसने कहा कि आप तो ये कल भी दे सकते थे, तो उन्होंने आपने कहा कि मैंने खुद कल खाया हुआ था। तो ये हमारे लिए राय मिसल थी, मगर हमने उन चीजों को अपनाया नहीं। हम मज़हब पढ़ते जरूर हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते जरूर हैं, रोजा रखते जरूर हैं, भगवत गीता पढ़ते जरूर हैं, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। रोजा ये नहीं कहता कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को चेंज करें, मगर रोजा ये कहता है कि आप बहुत शुक्रिया, आप हमें बताइए सब कुछ, ये सब बातें हम सब जानते हैं। हमारे सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सुनहरे अल्फाज मशल्ले हैं कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जब तक दूसरे के लिए भी वही पसंद ना करो जो अपने लिए करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड, इससे बड़ा इंसानी मसावात का, बराबरी का क्या हो सकता है। लेकिन जो पढ़ लिख के, जानबूझ के, सोच समझ के भी चीज़ों को ना माने और उन पर ना अमल पैरा हो, तो उसे क्या कहा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी मुर्दा ज़मीरी की अलामत है। और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बाइक कहिए। और ज़मीर की आवाज़ जो है, आप किसी के खिलाफ जब कुछ कर रहे हो, साजिश कर रहे हो या उसको तकलीफ पहुंचा रहे हो, आपके नीचे वाला कोई शख्स हो, तो तब भी आपका ज़मीर जागना चाहिए। सिर्फ तब नहीं जागना चाहिए अगर आप दो लोगों को देख रहे हैं और गुजरते हुए आपने कहा यार ये बड़ा गलत हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश भी कीजिए। बिल्कुल। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।